कंक्लूजन बनाने लगा हूँ, इसको याद रखना, अपने पास लिख के रख लो। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। और मोलर मैस किसी भी एक कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल का वजन होता है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में गिवन नंबर से निकाल सकते हैं, उसके मैसेज से। और ये वाला जो मैस होता है ये गिवन होता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है n इज इक्वल टू स्मॉल m मतलब मैस और कैपिटल M मतलब मोलर मैस। और एवोगैड्रो नंबर Na इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल, जो कि होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल। ये दो बातें अपने पास नोट डाउन करके रख लो, क्या हमने इसको अप्लाई करता। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल इक्वेशन इज के आपकी चेंज कैसे आ रही है, द केमिकल चेंज इन द वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमें पता चल रहा है कौन कौन चीजें रिएक्ट करके क्या बना पा रहे हैं। सो दिस होल इज द केमिकल इक्वेशन। और ये हो क्या रहा है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ये पूरी क्या है, ये पूरी टर्म दिस इज द केमिकल इक्वेशन। और इसमें हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट की साइड और ये वाली साइड होती है प्रोडक्ट की साइड। अब मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, लेट्स बैलेंस इट। अब हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर दो एल्यूमिनियम है और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है, तो मैं दो लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है ना, O3। तीन ऑक्सीजन है, मैं इधर तीन लिख लेता हूँ। अब क्योंकि ये O2 था, तो तीन और दो को मल्टीप्लाई करो, टोटल कितने हो गए हैं, तीन दो बार मल्टीप्लाई करना, कितने हो गए, कितने हो गए, शक क्यों हुआ है तुम्हें, छः हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मैं इधर क्या नंबर लिखूं कि ये तीन और इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि टोटल आंसर 6 है, 2 मल्टीप्लाई करें आप। तो अब यहाँ पर देखो टोटल 6 ऑक्सीजन नहीं हो गए प्रोडक्ट साइड पर, दो मल्टीप्लाई बाय तीन कितने हो गए, 6। दो मल्टीप्लाई बाय तीन कितने हो गए, 6, बराबर हो गए। अब आप देखो एल्यूमिनियम की तादाद कितनी होगी, दो मल्टीप्लाई बाय दो कितने हो गए, 4। तो उसको मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ दो की बजाय 4 लिख लेता। ऐसे इसको बैलेंस किया जाता है। आपको आठ बोल का ऐसे कि तो फिर वहाँ तो जिसके इंसेरी देते हुए नाती अदब की ए पटी जी नहीं होगा। ऐसे नहीं ना होता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट यही है कि इसकी हालतें क्या होती हैं वो हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते भी हैं। सो दिस इज सॉलिड, एस लिख दूंगा। दिस इज गैस, इसको जी लिख दूंगा। दिस इज अगेन इज सॉलिड। ठीक है, तो मैं इसको एस लिख दूंगा। हमें कैसे पता होगा कि ये सॉरी है उस दिन तो जैसे ये इसकी फिजिकल स्टेट बताती है। आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो ना, तो वो चीज़ आप देखते ही हो, देख के डालते हो, तो आपकी फिजिकल स्टेट उसकी दिखने से बताती कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। केमिकली आप ऐसे थ्योरी तो नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसी गलत। कोई समझ नहीं हाँ, आपके लेवल में ज़रूरत नहीं है, पर आगे करनी पड़ती है। आप पता चल जाता, आइडिया हो जाता है। जितने मेटल है सॉलिड ही होते हैं। मेटल कभी लिक्विड देखा, नहीं देखा? मैंने उस साले बताओ कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? मैं पी यस, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी होता है वो लिक्विड में होता है। थर्मामीटर देखा है कभी? थर्मामीटर के अंदर नीचे एक लिक्विड होता है, जो आगे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो ऊपर बढ़ता जाता है, वो लिक्विड मेटल होता है।
मरकरी इज ओनली द मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी आयरन लिक्विड होता है, आयरन सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम लिक्विड होता है, सॉलिड। आपको वैसे ही पता है एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ही है, एल सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन सॉलिड तो नहीं ना होती। सोचो अगर सॉलिड होता नहीं हो ऑक्सीजन, क्या आपके नाक में आती बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता है। खैर, और इससे क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये क्यों एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हमने हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला में समझा था। क्या करते हैं हम? वैलेंसी लिखते हैं दोनों की और उसको क्रॉस करा लेते हैं, तो ये बन जाएगा Al2O3। ठीक है, ये उसमें हमने समझा था। ये उसका कुछ तरीक़ेकार है जो कि हमें बता रहा होता है, और ये लिखना ज़रूरी है, ये तीर बनाना ज़रूरी है। अगर ये तीर यहाँ पर ना होगा, इसका मतलब है कुछ हुआ ही नहीं है। ये तीर बता रहा होता है कि दिस इज़ द रिएक्टेंट साइड और दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो तीर लगाना बीच में लाज़मी है, ज़रूरी है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ताकि हमें केमिकल इक्वेशन समझ आए। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़िंक है और H2SO4 है। अब मैं इसकी ना वैलेंसीज़ भी लिखी जाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ज़िंक हमारे पास सॉलिड होता है, H2SO4 लिक्विड होता है, या एक्वस स्टेट में होता है ये, AQ। ठीक है? तो ज़िंक पे +2 होता है, इस पे +1 और इस पे -2। तो ये बनेगा ZnSO4। Zn +2 SO4 इस पे -2, तो क्रॉस कराओ तो ये 2 आएगा, Zn2 SO4 2। तो जब सेम वैलेंसी होती है ना, वो कट जाती हैं आपस में। जब सेम होगी, डिफरेंट होगी तो वैसे ही लिखोगे, सेम होगी तो आप उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा सिंपल ZnSO4। ठीक है? और पीछे क्या बचा? सिर्फ H2। तो H2 गैस होती है जो कि निकल जाती है। और जो आपके पास ZnSO4 है, ये भी होगा सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये साथ में ऐसी हालतें बता रहा होता है फिजिकल स्टेट कि ये चीज़ किस हालत में है। जिंक सॉलिड हालत में है, H2SO4 एक्वस कंडीशन में है, ZnSO4 फिर सॉलिड, और H2 गैस होती है, वो बाहर निकल जाए। समझ आइए? नहीं आइए? अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, इसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो वैलेंसीज होती हैं उसको क्रॉस करवाया जाता है। जो भी हमें वैलेंसी याद करनी पड़ती है, ये टेबल था उसमें याद की कि हमें, चलो आसान ले लेते हैं, इतनी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं लेते। H2O को तो पता ना आप सबको, H2O। तो H2O को H2O क्यों कैसे लिखते हैं? तो H लिखा, ऑक्सीजन लिखा, H पर होता है +1 वैलेंसी, ऑक्सीजन पे होता है -2। अच्छा खैर, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप प्लस माइनस का इस्तेमाल नहीं करते, बस नंबर का इस्तेमाल करते। तो इसको क्रॉस करवाना है, ये 1 उठाकर इधर लिख लेना है और ये 2 उठाकर इधर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 उठा के इधर लिखो तो H क्या आ जाएगा आगे? 2 आ जाएगा, HO2 नहीं। ये देखो ना, ये 2 उठाकर हम इधर ले आए हैं, यहाँ पर, इस जगह पर, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है? और ये जो 1 है, इसको उठाकर इस जगह पर लेंगे, ये वाली जगह पर, तो ये O1 हो जाएगा। ठीक है? तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो ये H2O हो जाता है। इसी तरह ज़िंक सल्फ़ेट भी ऐसे ही है कि जो ज़िंक है Zn, ठीक है? इस पे +2 होता है और SO4 पे -2 होता है। जो सेम वैलेंसी होती है ना, दोनों तरफ अगर पॉज़िटिव नेगेटिव में सेम आ जाए एक जैसी, तो फिर आप उसको नहीं लिखते, को रोज़ काट देते हो आसान लफ्ज़ों में। तो ये सिंपली बन जाएगा, अगर आप वैसे देखो तो ये बनेगा Zn2। ठीक है? ये उठाकर इधर ले आओगे तो 2 आ जाएगा, सही है? और SO4 लिखोगे तो ये उठाकर लेकर आओगे इधर तो ये भी 2 हो जाएगा। पर ये सेम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम इसे नहीं लिखते, हम सिंपल ZnSO4 लिख लेते हैं। आप समझ आई? बाकी इसकी फिज़िकल स्टेट है, हालतें हैं। क्लियर है यहाँ तक? या नहीं है? जब तक आप ये रिएक्शन अपने हाथ से नहीं ना लिखोगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ आनी। इसलिए इसको खुद से करने की कोशिश करें। इस तरह N2 है और H2 है। अच्छा, इसको बैलेंस करते हैं साथ में। ये बनता है NH3।
ठीक है, ये चीज़ बनती। क्यों बनती है? क्योंकि इस पे +3 चार्ज होता है और ये -1 है। तो इसको क्रॉस कराओ तो क्या बनेगा? NH3। ठीक है? अब इसको बैलेंस करें। 3 हाइड्रोजन है, तो मैं इधर 3 लगा दूँगा। अब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 बिल्कुल। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ कि टोटल 6 हो जाएँ? ये 2 लिख दूँ? 3 2 बार, ये 3 2 बार 6 बराबर हो गए। अब टोटल नाइट्रोजन कितने वाह हैं? 1 है, 2, तो यहाँ पर भी 2 है। तो बस ठीक है, बैलेंस है, मसला ही कोई नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, मतलब ये पूरी चीज़ें मिलकर बन के ये भी बना सकती हैं और ये वापस अपनी इस हालत में भी आ सकता है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन सकती है। इस वजह से ये रिवर्सिबल कहलाता। समझ आई है? अच्छा, AgNO3 और NaCl, इसको देखते हैं। यही सी है अब ये बनेगा Ag और Cl। क्यों? क्योंकि दोनों पे +1 होती है वैलेंसी इसकी। तो सिंपल AgCl, और इस पे +1, इस पे भी -1 1 होती है। तो ये सिंपल NaNO3 बन जाएगा। ठीक है? अब इसकी जो स्टेट्स हैं वो देखो। AgNO3 होता है एक्वस स्टेट में, NaCl भी होता है एक्वस स्टेट में, AgCl होता है सॉलिड स्टेट में, और Na होता है आपके पास, खैर ये होगा एक्वस स्टेट में, और ये टूट जाएगा आयंस के अंदर। मतलब इसका Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और NO3 नेगेटिव भी अलहदा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अलहदा हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे इसके। ठीक है? जब तक आप इसको अपने बाय हैंड नहीं ना 2 से 3 दफ़ा रिएक्शंस को लिखोगे, आपको समझ नहीं आएगी। बेशक जितना मर्ज़ी देखी जाओ आप। अब कैसे आप कैलकुलेशन करते हो केमिकल इक्वेशन से, तो उसको एक नज़र ज़रा देख लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपके पास रिएक्शन है CaCO3, ये सॉलिड है, और HCl में हमने रिएक्शन करवाया, ये एक्वस है, और ये CaCl2 बना, दिस इज़ आल्सो इन एक्वस कंडीशन। H2O, ये लिक्विड है, और CO2, दिस इज़ आल्सो गैस। आप देखो कि आपके पास ये कितने हैं? 1 मोल है, और ये कितने इस्तेमाल हुए हैं? 2, तो ये 2 मोल है, और ये टोटल कितने बने? 1 नहीं, तो दिस इज़ 1 मोल। पूरे की बात कर रहे हैं हम, पूरा एक ही बना ना, तो ये 1 मोल है। ठीक है? ये पूरा कितने बने? एक ही बना, तो ये भी 1 मोल है। ये पूरा कितने हैं? एक ही है। इसके आगे 2 अगर ऐसे लिखा होता तो ये 2 मोल होना था। अगर ये होता 2CO2, अब ये 2 मोल है। अगर होता 3CO2, अब ये 3 मोल है। अगर इस केस के अंदर भी आप कहो कि वाटर आपके पास 3 बनते, तो फिर ये 3 मोल होना था। ठीक है? तो ये कितने हैं? एक ही बना, 1 मोल। ये भी कितने बने? एक ही बना, ये भी 1 मोल। ठीक है? क्लियर है? तो जितने मोल होंगे उसके हिसाब से इसका वज़न हो जाएगा। अगर ये 2 मोल है तो इसका वज़न भी मल्टीप्लाई बाय जो भी वज़न आएगा असल में HCl का, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो 2 मोल का वज़न आएगा। क्लियर है? बाकी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, तो ये जब कॉन्सेप्ट्स जो 2 ये 4-5 सफ़े जो गुज़रे हैं, इनमें जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं इसको अप्लाई करेंगे, देन ये सारी कन्फ्यूजन